अब तक अपन ने समझा कि इंश्योरेंस अकाउंटिंग नॉर्मल अकाउंटिंग से डिफरेंट क्यों है। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अगर इंश्योरेंस अकाउंटिंग इतनी इंपॉर्टेंट थी तो इन आईएफआरएस 17 से पहले दुनिया क्या यूज करती थी? क्या पहले कोई स्टैंडर्ड नहीं था। उसका नाम था IFRS 4। लेकिन प्रॉब्लम यह थी, IFRS 4 एक परमानेंट सॉल्यूशन नहीं था, यह सिर्फ एक टेम्पररी अरेंजमेंट था। इस बात को एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। सोचिए, इंडिया में ट्रैफिक लाइट लेफ्ट से चलता है, अमेरिका में राइट साइड से चलता। अब इमेजिन कीजिए कि हर सिटी अपना खुद का ट्रैफिक रूल बना दे। मुंबई लेफ्ट मुंबई बोले लेफ्ट साइड, दिल्ली बोले राइट साइड, पुणे बोले कभी लेफ्ट कभी राइट, क्या होगा? कंप्लीट कंफ्यूजन, एक्सीडेंट्स ही एक्सीडेंट्स। एग्जैक्टली यही इंश्योरेंस अकाउंटिंग में हो रहा था। हर कंट्री का इंश्योरेंस कंपनी अपने अपने अकाउंटिंग मेथड्स यूज कर रही थी। बिजनेस ऑलमोस्ट सेम था, पॉलिसीज सेम थी, रिस्क सेम था, लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंप्लीटली डिफरेंट दिखते थे। अब मान लीजिए एक इन्वेस्टर इंडिया की इंश्योरेंस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता है, और उसके सामने यूके की भी एक इंश्योरेंस कंपनी है। दोनों कंपनीज ने ऑलमोस्ट सेम टाइम की इंश्योरेंस पॉलिसीज बेची है, लेकिन एक कंपनी 500 करोड़ प्रॉफिट दिखा रही है और दूसरी सिर्फ 150 करोड़ प्रॉफिट दिखा रही है। इन्वेस्टर कंफ्यूज हो गया, क्या पहली कंपनी बेटर है या सिर्फ अकाउंटिंग मेथड अलग है? उसको आंसर ही नहीं मिलता है। और इसी प्रॉब्लम का नाम है लैक ऑफ कंपेरेबिलिटी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का पर्पज ही होता है कंपनीज को कंपेयर करना, लेकिन जब हर कंपनी अलग रूल्स फॉलो करे, कंपैरिजन इम्पॉसिबल हो जाता है। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए IASB ने पहले एक टेम्पररी स्टैंडर्ड लॉन्च किया, IFRS 4। लेकिन याद रखिए, IFRS 4 कभी भी फाइनल स्टैंडर्ड नहीं था, यह सिर्फ एक टेम्पररी ब्रिज था। जैसे किसी रोड पर परमानेंट ब्रिज बनाने तक टेम्पररी ब्रिज बना दिया जाता है। टेम्पररी ब्रिज का पर्पज सिर्फ ट्रैफिक चलाना होता है, परमानेंट सॉल्यूशन नहीं। बिल्कुल वैसे ही IFRS 4 भी था। IASB को पता था कि इंश्योरेंस अकाउंटिंग बहुत कॉम्प्लेक्स है, इसलिए उन्होंने पहले टेम्पररी स्टैंडर्ड दिया और फिर कोई सालों की रिसर्च, हंड्रेड्स ऑफ मीटिंग्स, थाउजेंड्स ऑफ कमेंट्स और इंश्योरेंस एक्सपर्ट्स के सजेशन के बाद फाइनली दुनिया को मिला IFRS 17। एक ऐसा स्टैंडर्ड जिसका ऑब्जेक्टिव सिर्फ अकाउंटिंग करना नहीं था, बाकी बल्कि पूरी दुनिया के हर इंश्योरेंस कंपनीज को एक ही लैंग्वेज में फाइनेंशियल रिपोर्ट करवाना था, ताकि इंडिया का इन्वेस्टर जापान की इंश्योरेंस कंपनी को भी समझ सके और यूके का इन्वेस्टर इंडिया की इंश्योरेंस कंपनी को भी इजीली कंपेयर कर सके। बस एक लाइन याद रखिए, IFRS 4 was a temporary bridge. IFRS 17 is the permanent destination. अब देखते हैं स्लाइड नंबर 4। स्लाइड नंबर इस आने वाली प्रेजेंटेशन में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट डेट ऑफ डिफरेंट डेट्स ऑफ IFRS 17। सो फ्रेंड, the problem with IFRS 4 was it was temporary arrangement, and it issued as a temporary placeholder before Europe's 2005 IFRS switch. IFRS 4 mostly let insurers keep their own national method. So identical policies could show very different profits. So IFRS 4 friends, एक like
एक टेम्पररी सॉल्यूशन था। उसका मेन कंसेप्ट था कि जो डे वन का प्रॉफिट है वो डे वन पे ही अपन को बुक नहीं करना है, उसको स्प्लिट करना है मल्टीपल ईयर्स में, जब तक वो रिस्क एक इंश्योरेंस प्रोडक्ट की रहती है तब तक। उसके बाद IFRS 4 की जगह पे 2023 में IFRS 17 आया, और इंडिया में उसके उसके जैसा ही सिमिलर इंड एस 117 बनाया। अब एक बार इसका टाइमलाइन देखते हैं फ्रेंड्स। ये है IFRS 17 2004 में। IFRS 4 टेम्परेरीली इशू हुआ था, वो परमानेंट नहीं था। 2017 में IFRS 17 इशू हुआ था, और 2023 में IFRS 17 ग्लोबली इफेक्टिव हो गया था, और 2026 में इंड एस 117 जो इंडिया में IRDAI है, सबने लॉन्च किया। सो इस हिसाब से IFRS 17 पहले नहीं था और अभी ये इफेक्टिव हुआ है। इंडिया में 2026 से इफेक्टिव है। IFRS 17 2023 में आया था। और अपन ने डिस्कस किया IFRS 4 और IFRS 17 में क्या फर्क है। IFRS 4 पहले टेम्पररी अरेंजमेंट था, 17 एक परमानेंट डेस्टिनेशन थी। सो दैट्स ऑल फॉर, एंड थैंक यू फ्रेंड्स। एंड नेक्स्ट सीरीज में अपन बाकी के कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।